नमस्कार सर। आप झांसी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की नगरी है, उसमें सामाजिक और व्यावसायिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। आप हमें ये बताइए कि सामुदायिक जो कठिनाइयां होती हैं उनको एनजीओ कैसे दूर कर सकता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम लोग जो है वो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि मेडिकल कॉलेज में जो मरीज आते हैं, मरीजों को तो खाना हॉस्पिटल से मिल जाता है, उनके साथ जो उनके तीमारदार आते हैं वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं और वो खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने अपना पहले हम लोग फ्री हैंड कभी कभी खाना बांटते थे। फिर हम लोगों ने और हमारी टीम ने मिलके एक संकल्प लिया कि हम लोग मेडिकल पे डेली मरीजों के तीमारदारों को भोजन वितरण करेंगे, जिसका हमने शुरुआत 25 लोगों को भोजन पर डे कराकर करी और आज हम लगभग 100+ मरीजों के तीमारदारों को वहां भोजन करा रहे हैं। आपकी एक संस्था है छोटी सी आशा, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे। हमारी संस्था एक छोटी सी आशा, एक नई उमंग। हम लोग पहले स्कूलों में दीपावली और होली जैसे त्योहार बच्चों के साथ मनाने जाते थे, वृद्धाश्रम में भी हम लोग जाते थे और रेलवे स्टेशन पे जब भीषण गर्मी होती है तो हम लोग वहाँ पानी वगैरह पिलाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये हम लोगों के परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं थे। फिर एक दिन हमारा सब दोस्त हम लोग बैठे हुए थे, सारी हमारी टीम, तो उसमें हम लोगों की ऐसे बात हुई कि किसी तरीके से कोई परमानेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। फिर हम लोग पहले क्या करते थे कि रात के कई बार 25-25 पैकेट बाजार से लेके, और जो रोड के किनारे बेचारे भूखे साधु और सब तरह के लोग जो रहते थे उनको सोते में पैकेट रख जाते थे या कंबल उड़ा जाते थे। इस तरीके से छोटे छोटे काम करते थे। फिर ये परमानेंट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करा, जिसका नाम एक छोटी सी आशा। हम लोगों की बहुत छोटी छोटी संकल्प रहते हैं। उसमें हम लोगों ने ये मेडिकल कॉलेज पे हम लोगों ने ये कार्य भोजन का शुरू करा, जो ईश्वर की कृपा से और टीम का सहयोग मिलने से और बाकी दानदाताओं के सहयोग से व हम सभी लोगों के सहयोग से ये आज सफल करीब 1400 दिन हम लोग इसको क्रॉस करने जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में कहीं भी कैसा कुछ भी होता है, कोई त्योहार होता है या कुछ भी होता है, हम लोगों का एक भी आज तक की तारीख में नागा नहीं हुआ। और जो दानदाता होते हैं उनका कोई विशेष प्रयोजन होता है मृत्यु और जन्म से संबंधित, तो वो उसमें बिस्कुट और मिठाई व फल वगैरह का भी साथ में हम लोग वितरण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, छोटे शहरों में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक काफी परेशानियां आती हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, उसका क्या निवारण हो सकता है। एक सरकारी अर्ध सरकारी संस्था है नागरिक सुरक्षा संगठन, उसमें हमारे साथ मैं उसमें झांसी का स्टाफ ऑफिसर चीफ वार्डन हूँ, और उसमें भी हम देखते हैं कि हम लोग महिलाओं की संख्या ज्यादा रखे हुए हैं। उससे उनकी ट्रेनिंग होती है आत्म संबल के लिए, उनका पूरा जो सारी एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कार्य करने के लिए ट्रेनिंग होती है, वो हम लोग वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे साथ करीबन 100 महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। तो वो एक सिस्टम है कि सरकार का सहयोग के साथ हम लोग वहाँ उसमें भी कार्य कर रहे हैं। आप झांसी के सबसे बड़े व्यवसायिक संगठनों में रह चुके हैं और आप काफी टाइम से व्यवसाय कर रहे हैं, तो जो नवयुवा है वो किस तरह से अपना व्यवसाय चालू करे, जैसे आजकल स्टार्टअप का जमाना है, तो आप उन्हें एक टिप देंगे कि ये जब उतरे इस फील्ड में तो ये सोचकर उतरे। देखिए, कोई भी काम करने के लिए मेहनत और विश्वास 2 चीजें होती हैं। हम जब भी कोई काम पूरी शिद्दत से करते हैं तो ईश्वर उसमें आके हमारी मदद करता है। लेकिन देखा यह जाता है कि लोग बीच में ही ब्रेकअप कर लेते हैं। उस स्थिति में कोई भी स्टार्टअप अगर आप शुरू करते हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पाता। अगर आप पूरी शिद्दत से कोई भी काम करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, उनकी जो अनुभव है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ बैठ के उनका अनुभव शेयर करें, फिर उसके साथ अपना पूरा टीम वर्क करें, तो निश्चय ही सफलता मिलती है। हमारा मेन काम एनजीओ का, मतलब काफी काम करते हैं हम, लेकिन मेन काम ये है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। तो आप हमें कुछ ऐसी सलाह देंगे कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस ओर में जाए, किस तरीके से काम करें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तो परिवार का भी सहयोग होना चाहिए और साथ में उनके अंदर से ये एक प्रेरणा आनी चाहिए कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। हालांकि आजकल शिक्षा पर सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मेरा ये एक सजेशन है कि गवर्नमेंट जो दुनिया की चीजें फ्री बांटती है वो ना बांट के शिक्षा और स्वास्थ्य
0 से लेकर 100 तक हर व्यक्ति के लिए फ्री होना चाहिए। उससे क्या है, हम जो आरक्षण देते हैं या कुछ भी करते हैं वो उससे क्वालिटी जो है वो ऊपर नहीं पहुंच पाती है। अगर हम शिक्षा पूरी फ्री कर दें तो एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में अगर पढ़ेगा, और स्वास्थ्य पे हम फ्री कर दें तो जो आज क्राइम होते हैं वो 2 ही कारणों से होते हैं। हमें अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना है, हमें अपने आगे भविष्य के लिए स्वास्थ्य के लिए पैसा जोड़ के रखना है। अगर ये 2 चीजें सरकार फ्री कर दे, जैसा कि अभी एक 5 लाख रुपए का जो गवर्नमेंट ने वो एक जो स्कीम चलाई है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। इलाज 25,000 का होता है और डॉक्टर उसका 3-3, 4-4 लाख रुपए का बिल बना के सरकार को चूना लगा रहे हैं। तो अगर सारे ही हॉस्पिटल प्राइवेट बंद होके उनको सरकारी तौर पर स्कूल और शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान दे तो मैं समझता हूँ क्राइम रेट भी कम होगा। और जो क्वालिटीज हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते, मैं भी कई बच्चों की फीस जमा करता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि ये बच्चा पढ़ने लायक है तो मैं गुप्त रूप से उनकी फीस अगर वगैरह इस तरीके से मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये सरकार से पूर्णतः फ्री होना चाहिए। नमस्कार। नमस्ते।